लाइक हमें कोई वीडियो करने के लिए कोई डीएचए वाले पैसे नहीं देते, कोई मलक रियाज साहब पैसे नहीं देते, कोई दूसरे बिल्डर नहीं कहता। जो कैंसर है रियल एस्टेट के लिए वो है आपकी फ़ाइल, वो है आपकी प्लॉट्स। तारीख गवाह है इस बात की कि जितनी भी प्लॉटिंग की सोसाइटीज़ हैं उनमें से बहुत बड़ा शेयर तो ऐसा है जो डिलीवर ही नहीं होता। हम खुद प्लॉट्स कल्चर को, हम खुद फाइल कल्चर को प्रमोट करते हैं। कौन कर रहा है? ये सबसे पहला काम मुनज़्ज़म तरीके से शुरू किया वो डीएचए ने शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सवाल ये है कि रियल एस्टेट की ये जो पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या इसके ज़िम्मेदार डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, रियल एस्टेट के ब्रोकर्स हैं, इदारे हैं या हम आवाम हैं? हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि इस पूरी सूरत हाल का थोड़ा-सा जायज़ा लें और इस पे मैं अपनी राय का इज़हार करूँ एज़ अ स्टूडेंट रियल एस्टेट का के होने के तौर पे। और आपसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी अगर जो समझते हैं प्लीज़ उस पे लिखें। लेकिन जब भी आप कमेंट करें वीडियो पे तो प्लीज़ बायसनेस साइड पे रख के अब कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप समझते हैं कि इखलाक के दायरे में रहते हुए आप लॉजिक के बेस पे उसको आंसर करें, ज़रूर करें। और इंशाल्लाह उसको मैं वीडियो में उसका आंसर भी दूँगा और शामिल भी करूँगा आपकी राय को। देखें, बड़ी एक एग्ज़ाम्पल है, सादत हसन मंटू एक बहुत मशहूर हमारे यहाँ अफ़साना निगार गुज़रे हैं। उनके ऊपर केस चलते थे कोर्ट्स के अंदर कि जी ये अफ़सानों में फ़ोहश निगारी करते हैं। तो ये मुआशरे के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। एक बड़ा मशहूर उनके कुछ अफ़साने थे, ठंडा गोश्त, काली शलवार, बू, इस किस्म के उनके नाम होते थे। अच्छा, वो लिखते ज़्यादातर औरत पे थे, तवाइफ़ पे लिखते थे, उनकी नफ्सियात पे लिखते थे। तो उन पे बहुत से इस किस्म के इल्ज़ामात हमेशा लगते रहते थे कि ये मुआशरे के अंदर थोड़ी बेरहमी फैला रहे हैं, तो इनको इनको रोका जाए। तो एक ऐसे ही एक केस के अंदर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उनका मुकदमा चल रहा था। तो उन्होंने एक लॉजिक दी, एक एक उन्होंने दलील पेश की, वहाँ पे मिसाल पेश की। वो मिसाल उनकी ये थी, उन्होंने कहा कि देखें, आप मुझे रोकते हैं कि मैं तवाइफ़ पर ना लिखूँ, मैं उसके इस किरदार पे ना लिखूँ क्योंकि इससे माशरा ख़राब होता है। उन्होंने कहा देखें, इसकी मिसाल ये है कि अगर आपके यहाँ लाहौर में जो कूड़ा-करकट है उसको उठाने के लिए एलडीए की गाड़ियाँ मौजूद हैं। अगर आप मुआशरे से एलडीए की गाड़ियाँ ख़त्म कर देंगे जिनका काम कूड़ा उठाना है, तो लामहला आपका ये जो कूड़ा है वो उठाएँगी आपकी टोयोटा, आपकी सुज़ुकी, आपकी दूसरी गाड़ियाँ उठाएँगी। पॉइंट उनका ये था कि ये जो बेसिकली जो ये पूरा मसला है, ये पूरा जो मुआशरा है उसका जो गंद है वो तो अपनी जगह मौजूद है। आप गाड़ियाँ ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो एलडीए की गाड़ियाँ हैं, जो तवाइफ़ का रोल है, मुआशरे से इसको निकाल दें। अदरवाइज़ जो है वो ये ख़राब कर रहा है। इस पे लिखने वाला भी बुरा है और ये रोल जो है वो मुआशरे के लिए ख़राब है। लेकिन एक्चुअली वो गंद मौजूद है मुआशरे के अंदर, आपको गंद कूड़ा ख़त्म करना है। अगर कूड़ा ख़त्म नहीं होगा, कूड़ा आप ख़त्म कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो गाड़ियाँ ख़त्म हो जाएँगी। मतलब डिमांड एंड सप्लाई की बात है। वो वजूद इसलिए है कि मुआशरा उसकी डिमांड कर रहा है, इसलिए उसकी सप्लाई मौजूद है मुआशरे के अंदर। बिल्कुल यही सूरत हाल तकरीबन हर बिज़नेस केस में होती है। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी रियल एस्टेट को लेके चूँकि एक ईज़ी मनी पार्किंग यहाँ पे अवेलेबल है, कर दी हमने लोगों के लिए। हमने चीज़ों को नहीं टाइमली हमने उनको टैकल किया। हमने लैंड रिफॉर्म्स नहीं की। हमने जो है वो रियल एस्टेट के ऊपर अपनी जो अथॉरिटीज़ थी उनको हमने स्ट्रॉन्ग नहीं किया। हमने बहुत से ऐसे लॉज़ थे जो हम बना सकते थे, दूसरे दीगर मुल्कों ने बनाए, हमने वो नहीं बनाए। हमने डेटा की प्रॉपर तरीके से स्क्रूटनी करके उसको नहीं किया। फिर जब रिकॉर्ड सारे डिजिटलाइज़ हो रहे थे, पूरी दुनिया लेके जा रही थी आज से 15-20 साल पहले, हम उस फ़ेज़ में भी पीछे रह गए। अभी तक हम नहीं उस काबिल हो सके कि हम ये सब काम करें। ये सारे लूप होल्स थे जो हमने खुद छोड़े। अब ये करप्शन है, वो गंद है जो मुआशरे के अंदर मौजूद है। एक्चुअली वो पैसा है करप्शन का जो हम पार्क करते रहे रियल एस्टेट में लाके। रियल एस्टेट के अंदर जो लोग थे वहाँ कोई बैरियर था नहीं। वो लोग जो है वो पैसा आता किसको बुरा लगता है, तो आपने उन्होंने भी कहा कि ठीक है जी, हम भी खुला खेलेंगे इसके अंदर और लक्ष्मी आ रही है तो आती रहे। अब उसका नतीजा ये निकला कि आपके यहाँ जो लैंड की प्राइसेस थी वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करती गईं। और इतना तेज़ी के साथ मुनाफा लोगों को नज़र आया कि वो मुनाफा जो दूसरे बिज़नेस के अंदर शायद आप 3 साल की फिजिबिलिटी में देखते थे, वो यहाँ पे हम उसको ले आए 3 हफ्ते की फिजिबिलिटी के अंदर। बहुत सी सूरतों में तो शायद 3 दिन की फिजिबिलिटी के अंदर। सो जब इस हद तक कहीं पे आपने लुक्रेटिव ऑफ़र्स लोगों को मिल गई और उन्होंने कहा कि जी ठीक है, अब यहाँ पे हम इन्वेस्ट करेंगे, और बहुत सी सूरतों में इन्वेस्टमेंट जो है ना वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, वो टेंशन भी नहीं है, आप शायद टोकन पे भी खेलने लग गए। ये तमाम सूरत हाल सामने आ गई और एक अजीब सा कल्चर सामने आया, जो कल्चर था प्लॉट्स का कल्चर।
जिसके मैं हमेशा खिलाफ बोलता हूँ। ये कुछ गैप्स देखें, जब भी हम बात करते हैं ना रियल एस्टेट की, हमारे जहन के अंदर अगर हम कराची में बैठे हैं और बहरिया टाउन की बात कर रहे हैं, अब कोई भी वीडियो करते हैं, अच्छा हम बात कर रहे होते हैं, लाइक मैं अपनी बात करता हूँ ज़िम्मेदारी के साथ कि मैं बात कर रहा होता हूँ रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की, प्रॉपर्टी में फिजिबिलिटी की, किसी प्रोजेक्ट को लेके। लेकिन जैसे ही आप ये कहें कि यार बहरिया टाउन के अंदर ये फिजिबिलिटी बनती है, तो आपके सामने चेहरा ला के खड़ा कर दिया जाता है मलक रियाज का, और फिर मलक रियाज से मुताल्लिक जितने भी जो भी मशहूर चीज़ें हैं वो हम उन पे थोप देते हैं, और कि बस अब आपको नहीं पसंद या आपका कुछ लेना देना है या नहीं है बहरिया के अंदर, या कोई प्रॉपर्टी में आप इन्वॉल्व हैं या नहीं है, लेकिन बस हमें उसका नाम नहीं पसंद क्योंकि उसकी परसेप्शन बिल्ड कर दी गई है। सेम इज़ द केस विद डीएचए, सेम इज़ द केस विद अदर अथॉरिटीज़ कि जिस भी अथॉरिटी की आप बात, जिस भी आप लोकेशन की बात कर लेते हैं, वहाँ पे सबसे पहले जो स्कैम्स होते हैं, जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, वहाँ से एसोसिएट कर लिया जाता है। किसी हद तक ये ह्यूमन नेचर है कि हम चीज़ों को ऐसे ही देखते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चूँकि रियल एस्टेट जो है ना वो इमोशंस पे बेस नहीं करती, बहुत हद तक ये आपकी लॉजिक पे बेस कर रही होती है, आपका रैशनल होना ज़रूरी है इसके लिए बहुत ज़्यादा। तो हमेशा जब इन्फॉर्मेशन हो, कोई चीज़ हो, उसको उसी तनाज़ुर में देखा जाए। उस पे ये नहीं होता कि जी लाइक हमें कोई वीडियो करने के लिए कोई डीएचए वाले पैसे नहीं देते, कोई मलक रियाज साहब पैसे नहीं देते, कोई दूसरे बिल्डर नहीं कहता कि जी आप जो है वो ये काम करें और हमारे लिए हमारी तारीफ़ें करते रहें और हम उसे करें। एक तो ये कि हम तारीफ़ें करें क्यों? लाइक हम हमारी जो जो स एक जो रियल एस्टेट में काम करने वाला बंदा है, जिसने उसकी जो असल जो असासा है वो उसके क्लाइंट्स हैं। उसे जो काम करना है, जो सर्विसेज़ प्रोवाइड करनी है, वो अपने क्लाइंट के लिए करनी है, ठीक है? तो हम तो उनके लिए काम कर रहे हैं। तो अभी ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है ज़िंदगी के अंदर या हमारी इस शोबे के अंदर, करते होंगे शायद कुछ लोग, लेकिन एट लीस्ट हमारी साइड पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सो बिल्कुल फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। मुझे ये लगता है कि रियल एस्टेट के अंदर पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ है, जो कैंसर है रियल एस्टेट के लिए, वो है आपकी फ़ाइल, वो है आपकी प्लॉट्स। देखें, ज़मीन मौजूद थी, हमें वहाँ रहने के लिए छत चाहिए, हमें बिज़नेस करने के लिए कोई जगह चाहिए, हमने उस जगह को बनाना है, वहाँ फैक्ट्री लगानी है, आपने वहाँ पे कमर्शियल आउटलेट खोलनी है, हमें वहाँ पे कोई अपार्टमेंट बनाना है, हमें घर बनाना है। दुनिया भर में ऐसे ही होता है। हम क्या करते हैं, हम प्लॉट्स बेचने चले जाते हैं। तारीख़ गवाह है इस बात की कि जितनी भी प्लॉटिंग की सोसाइटीज़ हैं, उनमें से बहुत बड़ा शेयर तो ऐसा है जो डिलीवर ही नहीं होता, और बहुत सा, और फिर उसके बाद जो डिलीवर होता है उसमें से कोई भी टाइमली डिलीवर नहीं हो सकता, ठीक है? अच्छा, ये सारा सिलसिला शुरू कहाँ से होता है? पाकिस्तान के अंदर ये सारा सिलसिला शायद किसी हद तक लोकल लेवल पे हो रहा हो, लेकिन जो इसकी सबसे ज़्यादा बायस बना इन सब चीज़ों का, वो था डीएचए। डीएचए ने बड़े मुनज़्ज़म तरीके के साथ, उससे पहले चूँकि कोई चीज़ें इतनी ऑर्गेनाइज़ नहीं हो रही थी, तो डीएचए एक कोऑपरेटिव सोसाइटी थी। डीएचए ने अपना स्टेटस चेंज किया ज़िया उल हक साहब के टाइम पे, और उन्होंने कहा एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत वो अथॉरिटी में चेंज हो गए। तो जब आप अथॉरिटी बन गए तो ज़ाहिर बात है अब आप अपनी पॉलिसीज़ वो सब चीज़ें खुद बना सकते हैं। अच्छा, अब डीएचए जवाबदेह भी नहीं है किसी दूसरी लोकल जो दूसरी गवर्नमेंट्स थी, लाइक अगर आपकी एमडीए है यहाँ पे, या केडीए है, या लाहौर में एलडीए है, तो ये सब के सब जो सूबाई हुकूमतें हैं उनके साथ कनेक्टेड हैं, उनसे जवाबदेह भी हैं, और वहाँ पे उनसे ही वो सब काम कर रही हैं। बट डीएचए जो है वो एक चूँकि आर्मी का इदारा था, वो उनके साथ कनेक्ट था, और वो उसी स्ट्रक्चर के तहत जो है उसको बनाया गया था। मसला ये था कि जब आपने डीएचए बनाया हमने यहाँ पे, और हमने डीएचए ने तेज़ी के साथ काम शुरू किया, तो उसका बहुत अच्छा वेलकम हुआ। उसकी वजह क्या थी? ये सारे काम अगर आप उस टाइम पे जाके देखें जिस जिस एरा में ये सब कुछ हो रहा है, तो चूँकि आपके यहाँ अफ़गान वॉर चल रही है, पाकिस्तान के अंदर कोई इतनी तेज़ी के साथ चीज़ें मुनज़्ज़म तो थी नहीं। अब उस वॉर के नतीजे में हमें डॉलर्स भी आए, पैसा भी आया, और एक 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 थोड़ी-सी बदअमनी भी पैदा हुई, जो हमने पिछली 2-3 दहाइयों में देखी, 80 के लेट में भी और 90s के अंदर भी। वो हमने फ़ील किया कि 20-25 साल वो जो हीट थी उसकी, वो यहाँ पे फ़ील हुई। वो जो हालात ख़राब हुए, उसका भी जो बेनिफिशियरी था, वो यही इदारे बने, डीएचए बना। इन्हीं इदारों के साथ-साथ देखते-देखते उसी अपॉर्चुनिटी को कैच किया बहरिया टाउन ने। बहरिया टाउन की जो जीत थी, वो उसकी गेटेड कम्युनिटी थी। वो उसकी डेवलपमेंट थी जो उसने करनी शुरू कर दी। अब गेटेड कम्युनिटी इंसान को क्यों चाहिए? लाइक क्या इतनी गेटेड कम्युनिटीज़ हमें कनाडा में मिलती हैं? हमें इतनी गेटेड कम्युनिटीज़ क्या दुबई में मिलती हैं? क्या इतनी गेटेड कम्युनिटीज़ हमें दूसरी मुआशरों में जहाँ पे अमन है वहाँ मिलती हैं? नहीं मिलती। तो हमें क्या चाहिए? हमें कैंटोनमेंट्स चाहिए, हमें दीवारें चाहिए ऊँची-ऊँची, वहाँ पे बाहर गार्ड बैठे हुए हों, अंदर हम सिक्योर महसूस कर रहे हों। हालात ऐसे क्रिएट हो गए पाकिस्तान के अंदर कि ये इदारे आहिस्ता-आहिस्ता बड़े होते गए। अब डीएचए में क्या सिनेरियो है कि डीएचए जो है वो चूँकि उनके यहाँ लैंड प्रोक्योरमेंट उस तरह से नहीं होती जिस तरह से प्राइवेट बिल्डर करता है। डीएचए के अंदर ये होता है कि आप बेसिकली
जो ज़मीन होती है, जिस भी बंदे से आप ज़मीन ले रहे होते हैं, आप करते ये हैं कि आप उसको उसके बदले एक फ़ाइल दे देते हैं। अब मैंने अगर किसी आदमी की वहाँ पे ज़मीन आ गई 100 एकड़ डीएचए के अंदर, तो मैं अगर वो बंदा हूँ जिसकी ज़मीन है 100 एकड़, तो डीएचए जो है वो मुझे 100 एकड़ के पैसे नहीं दे रहा। डीएचए मुझे 100 एकड़ के बदले में कुछ 100 150 फाइलें दे रहा है अपनी, मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ की, 500 गज़ हो सकती है, छोटी हो सकती है। वो मुझे फाइलें दे देगा कि ये फाइलें हैं, ये डीएचए का पेपर है, वो कागज़ मेरे पास आ गया। अब वो बोलेगा आप इसको मार्केट में जाके सेल करें। देखें, हम खुद प्लॉट्स कल्चर को, हम खुद फाइल कल्चर को प्रमोट करते हैं। कौन कर रहा है? ये सबसे पहला काम मुनज़्ज़म तरीके से शुरू किया वो डीएचए ने शुरू किया। डीएचए की फ़ाइल सबसे ऑथेंटिक फ़ाइल है, डीएचए की फ़ाइल सबसे महंगी बिकती है, डीएचए के प्लॉट्स महंगे बिकते हैं, प्लॉट्स पड़े रहते हैं, कई साल प्लॉट्स पड़े रहते हैं। मतलब डीएचए सिटी यहाँ बन रहा है, फ़ेज़ 9 जो है जिसे हम कहते हैं। आई थिंक उसके तमाम ही सेक्टर जो हैं वो बिक चुके हैं। एक दफ़ा नहीं, शायद पिछले 15 साल के अंदर कम से कम भी 2-3 दफ़ा वो प्लॉट बिक चुके होंगे। घर कब बनेंगे अभी नहीं पता। वहाँ लोग रहने कब आएँगे अभी नहीं पता। सो हमने खुद एक एक बबल क्रिएट किया, खुद हमने एक बिज़नेस क्रिएट किया, खुद हमने एक अपॉर्च्युनिटी दी, एक स्टॉक एक्सचेंज की तरह की मार्केट खड़ी कर दी पैरेलल, जो कि अनप्रोडक्टिव है। उसकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। जब आप प्लॉट्स में काम करने जाते हैं, मैंने प्लॉट एक लिया, वो प्लॉट 4 करोड़ का था। मैं वो प्लॉट जो है 4 करोड़ 20 लाख का बेचूँगा, अगला बंदा वो 4.30 का बेचेगा, फिर वो 4.40 का बिकेगा। प्लॉट बिक रहा है, वही ज़मीन का टुकड़ा है, वहीं पड़ा हुआ है, उसके अंदर कोई तेल नहीं निकला हुआ, कोई उस पे कंस्ट्रक्शन नहीं हुई हुई, कुछ नहीं हुआ हुआ। इवन बहुत से केसेस के अंदर डेवलपमेंट भी नहीं हुई हुई। तो ये सारी सूरत-ए-हाल जो है सबसे पहले नुकसानदेह का बायस बनती है रियल एस्टेट के लिए। प्लॉट्स दुनिया में कहीं नहीं बिकते, घर बनाने चाहिए, घर बिकने चाहिए, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी क्लाइंट्स हैं, और जो भी आप देखें, एंड यूज़र जो है ना वो तो लेगा, वो तो लामहला उसको लेके घर बनाने की तरफ वो जाएगा। डीएचए का बेसिक मकसद था वो ये था कि ये जो है लैंड है, ये बेसिकली शोहदा के लिए जो है उनको दी जाएगी। फिर उसके साथ-साथ उनके कुछ सर्विंग लोग भी थे, या रिटायरमेंट के बाद भी कुछ लोगों को प्लॉट्स मिलते हैं। कोई कभी आप जो है वो प्रमोशंस पे मिल जाते हैं, कर्नल लेवल पे या शायद ब्रिगेडियर लेवल पे। सही स्ट्रक्चर मुझे नहीं मालूम, आप लोग बेहतर जानते होंगे, उस पे थोड़ी तहकीक कर लीजिएगा। कुछ चीज़ें मालूम भी हैं, तो मैं नहीं चाहता कि उसको इस तरह से बयान करूँ। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये मौजूद हैं। अब सिनेरियो ये है कि भाई या तो उनको प्लॉट मिले किसी कर्नल साहब को, ब्रिगेडियर साहब को, और वो उसको सेल करें, ना करें। उसको सेल ना करें, वो उसको अपने पास रखें। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है। अगर आज भी डीएचए के तमाम प्लॉट्स सिर्फ़ और सिर्फ़ आर्म्ड फोर्सेस के लिए लॉक कर दिए जाएँ, और डीएचए के तमाम प्लॉट्स जो हैं वो आर्म्ड फोर्सेस पे पाबंदी लगा दी जाए कि आप जिसको वो प्लॉट मिले, प्लॉट ओनर जो भी हो, कि भाई आप ये 10 साल तक मार्केट में सेल नहीं करेंगे। या उन्हें ये कह दिया जाए कि आप इसको सेल करेंगे तो आप किसी अपने ही कम्युनिटी में से किसी बंदे को देंगे जो किसी न किसी सर्विसेज के साथ लिंक माज़ी में रहा होगा या अब लिंक होगा। आप यकीन करें, आपकी प्राइसिंग जो है ना वो आधी हो जाएगी। ना सिर्फ डीएचए की, बल्कि इसका इम्पैक्ट बाकी तमाम चीज़ों पे भी पड़ रहा होगा। होता क्या है कि एक जब किसी को प्लॉट अलॉट होता है तो उनको तो प्लॉट मिला होता है किसी और कीमत के ऊपर। अब वो प्लॉट जब मार्केट में आता है तो ऑटोमेटिक उस पे अब नज़रें होती हैं सबकी, सबको पता है हमने एक ओन क्रिएट कर लिया, उसमें माशाल्लाह हमारी ब्रोकर बरादरी रियल एस्टेट वाली वो भी उसमें आ गए, और फिर उनको अंदाज़ा है कि अब असल वैल्यू तो उसकी कुछ भी नहीं है। 125 गज़ के प्लॉट की डीएचए की वैल्यू जो है जब लॉन्च हुआ था डीएचए सिटी के अंदर 3,75,000 रुपये थी, और ये 3,75,000 रुपये पे करने थे गालिबन कोई 10 साल के अंदर। अब ये मतलब क्या है, महीने का 3,000 4,000 की शायद अमाउंट बनती होगी, या 5,000 की अमाउंट, ये अमाउंट आपको पे करनी है 10 साल के अंदर। लेकिन इसके ऊपर जैसे ही प्लॉट उसको अलॉट होते हैं सूबेदार साहब को, तो इनकी जो प्राइस है वो चली जाती है 10 लाख रुपए ऑन पे या 15 लाख रुपए ऑन पे। और ये प्लॉट एक टाइम के ऊपर जो है ये लॉक हुए जाके कहीं 65 लाख तक, 60 लाख, 65 लाख, 75 लाख तक लोगों ने क्लेम किया कि हमने 125 गज़ का डीएचए सिटी का कराची का प्लॉट बाय किया है। डीएचए को क्या फ़ायदा हुआ पीछे कि उसने प्लॉट लिया, 3,75,000 रुपये का प्लॉट दे रहा है, वो पैसे भी किस्तों में दे रहा है। सेकेंडरी मार्केट के अंदर पैसे से पैसा, पैसे से पैसा, पैसे से चल रहा है। ये एक्चुअली है क्या? ये सब करने वाला कौन है? डीएचए कहता है मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हूँ, बल्कि इनडायरेक्टली वो इन्वॉल्व नहीं होते। ये जो सेकेंडरी मार्केट की सेल है, ये इसमें वो इन्वॉल्व नहीं होते। ये कौन कर रहे होते हैं? ये ब्रोकर्स कर रहे होते हैं, क्लाइंट्स, इन्वेस्टर्स, वो सब लोग आपस में खेल रहे होते हैं, उस पे काम करते हैं। तो बॉस, ये जगह देता कौन है? ये प्लॉट देता कौन है काम करने के लिए? फाइल देता कौन है? आप अगर इसको मार्केट से गायब कर देंगे, ये प्लॉट ना बेचने की तरफ जाएँ और आप जाएँ कि जी हम विलास देंगे, टाउन हाउसेस देंगे, हम अपार्टमेंट्स देंगे, ताकि घरों की शॉर्टेज है, जेन्युइन शॉर्टेज है पाकिस्तान के अंदर, वो शॉर्टेज ख़त्म हो। हम वो काम नहीं करेंगे। हम उनको देंगे प्लॉट खेलने के लिए, और उसमें आपका भी बेनिफिट कम है। मसला क्या है कि आप इन्वेस्टर्स को या वो खेलने वाले लोगों को एक मौका, एक पिच दे देते हैं कि आप इसके ऊपर मैच खेलते रहें।
सिर्फ डीएचए ज़िम्मेदार नहीं है, सिर्फ बहरिया टाउन या प्राइवेट बिल्डर ज़िम्मेदार नहीं है, इसमें जो एक्चुअल ज़िम्मेदार है वो आवाम है। एक ऐसा निज़ाम है जिसके अंदर करप्शन का पैसा निकल रहा है। अब अगर कोई साइन करने के ऊपर किसी साहब ने 5 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है, वो 5 करोड़ रुपए को कहाँ लेकर जाएँ? इन्हीं चीज़ों की वजह से प्लॉट्स हमने क्रिएट किए, हमने फाइल्स क्रिएट की। इन्हीं चीज़ों की वजह से हमने डीसी वैल्यू और मार्केट वैल्यू के अंदर जो गैप है वो भी मौजूद है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि आप एक प्लॉट प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं 5 करोड़ रुपए की और आप उसको लिखवा रहे हैं 1.5 करोड़ रुपए। तो बाकी 3.5 करोड़ रुपए आप बचा रहे हैं क्योंकि मुझे उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी ना देनी पड़े, मुझे उसके ऊपर टैक्सेस ना देने पड़े, मुझे उस पे गेन टैक्स वगैरह ना मुझे पे करना पड़े। तो और मुझे इसको शो करना पड़ेगा अपनी वेल्थ के अंदर जो मैं नहीं करूँगा। सो हमने चूँकि ये गैप खुद रखे हुए हैं उस पूरे निज़ाम के अंदर जिसकी वजह से हमारी रियल एस्टेट जो है वो तबाही का बायस बनती है हमेशा और वो उस लेवल तक तरक्की नहीं कर रही। जितना हमारे पास पोटेंशियल है, जितनी अच्छी ये मार्केट है, जितना यहाँ पे गैप है, जितना यहाँ पे लोग काम करना चाहते हैं, हम ये गैप अगर ख़त्म कर दें, हम ये डीसी वैल्यू वाले मसाइल क्यों रखे हुए हैं हमने क्यों ये प्लॉट्स और फाइल्स मार्केट में लेके आते हैं, क्यों हम ये चीज़ें लोगों को खेलने के लिए देते हैं? अगर हम इसके इन चीज़ों को सिर्फ़ पकड़ लें, इनको ख़त्म कर दें, बहुत से मसाइल हमारे हल हो जाएँगे। हमारी रियल एस्टेट बहुत अच्छी चलने लगेगी। मैं उन मसाइल की बात नहीं कर रहा जो आजकल जिसकी बात होती है कि जी प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन है, प्रॉपर्टी गिर गई है, बढ़ गई है। भाई वो तो देखें, वो तो एक वक़्ती चीज़ है, वक़्ती फ़ेज़ है। हमारे यहाँ रिसेशन वैसा नहीं आता रियल एस्टेट के अंदर जैसा अमेरिका में आता है, जैसा कनाडा में आता है, जैसा यूके में आता है। वहाँ लोग अपने घरों को 20-20 साल पे मॉर्गेज किया होता है, वो ले रहे होते हैं बैंक लोनिंग के थ्रू, वो जहाँ होम फाइनेंसिंग ली होती है, हाउस फाइनेंसिंग होती है। आपने कहा कितनी हाउस फाइनेंसिंग है यहाँ पे? एचडीएफसी का तो अभी सुनने में आता है कि हाउस बिल्डिंग फाइनेंस वालों को तो प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है उसको, इस इदारे को तो, जो बेचारा 50 साल से काम कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, वो इट मीन्स कि वो नहीं, उसकी एफिशिएंसी नहीं है, वो बैंक लोनिंग है नहीं प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो आप जितनी भी चीज़ हम पाकिस्तान में करते हैं वो हम अपनी सेविंग से कर रहे होते हैं, खुद हम पैसे बचा रहे होते हैं जिससे हम घर या प्रॉपर्टी अपनी बाय कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम उसको ले जाते हैं प्लॉट्स में और फाइल्स में, ना वो बंदा कोई क्लेम कर सकता है, फाइल निकल रही है, प्राइवेट बिल्डर की बात करें, सोसाइटीज़ की बात करें, उनके प्रिंटर से निकल रही हैं फाइलें, आपको नहीं पता डुप्लीकेशंस कितनी हैं, आपको नहीं पता उसका रिकॉर्ड कितना मौजूद है। एक प्लॉट के 6-6 ऑनर बन के बैठे हुए हैं और वो प्लॉट पे प्लॉट बिकता चला जा रहा है। ये मसाइल डीएचए में हरगिज़ नहीं है, ये मसाइल बहरिया में हरगिज़ नहीं है, लेकिन जो जो छोटी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे ये मसाइल भी मौजूद हैं कि आपने जो इन्वेंट्री ली हुई है उस इन्वेंट्री का आपको पता ही नहीं है। तो आखिर ये सारी चीज़ें जो हैं ये कब तक ये चलेंगी और क्या कुछ होगा? मेरा ये जो सीरीज़ मैं करता हूँ, ये मेरा मेरा ये स्टार्ट करने का एक प्लान है। मैं ये एपिसोड वाइज़ लेके चलना चाह रहा था इस चीज़ को। आप प्लीज़ इस पे राय दीजिएगा, इस पे बताइएगा मुझे कि इसको किस तरह से हम लेकर चलें कि हम चीज़ों को बिल्कुल एक ग्रॉस रूट लेवल पे जाके देखें और उसके अंदर जो जो असल चीज़ है ना उसको पकड़ा जाए। हम किसी पे पॉइंट आउट ना करें कि ये इस बंदे की वजह से है या ये बंदा चोर है या ये बंदा ये चोर एक्चुअली किसी हालात से बनता है। वो हालात क्या हैं? वो मौके क्या हैं जो उसको प्रोवाइड किए जा रहे हैं? वो गैप्स क्या हैं? वो असल गेम क्या है जिसकी वजह से ये पूरा मसला बना हुआ है? उस पे बात की जाए ताकि इन चीज़ों को रोका भी जाए और उसकी वो अच्छा मशवरा भी सामने आए, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हमारी ये जो कंटेंट है ये कौन देख ले, कहाँ तक पहुँच जाए, गलती से ना चाहते हुए स्क्रॉल करते हुए किसी बड़े साहब की नज़रों से गुज़र जाए, जिनके हाथ में ताकत हो, जो कुछ कर सकते हों और वो उस पे कुछ सोच के कोई एक्शन ले लें जिससे बहुत से लोगों का फ़ायदा हो जाए। दुआ में याद रखिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि इसमें हम मज़ीद क्या बेहतरी ला सकते हैं और आप इसके बारे में क्या जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम।